सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए बच्चों, स्वागत करता हूं मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, तो क्लास 9 फिजिक्स पोर्शन में 2 चैप्टर्स हम सीख चुके हैं, दैट इज मोशन और फिर हमने सीखा था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो फोर्स और कोई नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहला आइडिया जिसको आया था ना, वो साइंटिस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। वो साइंटिस्ट और कोई नहीं था, वो था आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन को ये आइडिया आया कहाँ से पता है? तो आइजैक न्यूटन ने भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर वो चैप्टर पढ़ा हुआ था, कौन सा पता है? फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। और उसके अंदर उसने भी वो सर्कुलर मोशन सीखा था, बराबर। और उसने ऐसा देखा था कि जब भी मोशन सर्कुलर होता है ना, जब भी मोशन सर्कुलर होता है तो हर एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी बदल देता है, राइट। बिकॉज वेलोसिटी तो कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सपोज सर्कल में घूम रहा है, ये सेंटर है, ये सर्कुलर ट्रैक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है। अगर वेलोसिटी बदल रहा है मतलब ये मोशन कैसा है भाई? एक्सेलरेटेड है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं हम? अगर वेलोसिटी बदलेगा तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए इस मोशन को कराने के लिए, राइट। ओके, और यहाँ पे जब सर्कल में ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो आपको कंटिन्यूसली उसको अंदर की तरफ फोर्स देते रहना पड़ेगा। आप सिंपल सा एक डोरी के साथ पत्थर बांध लो और उस पत्थर को आप ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो आपको पता होगा आपको हर एक पॉइंट के ऊपर अपने हाथ से वो डोरी को खींचते रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर उस डोरी को छोड़ दिया, क्या होगा? पत्थर जो है वो उड़ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक डोरी लेनी पड़ेगी और उस डोरी से आपको कंटिन्यूसली इस पत्थर को अंदर की तरफ फोर्स देते रहना पड़ेगा, तभी ये जो पत्थर है ना वो घूमता रहेगा सर्कल में। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने ये फोर्स लगाना बंद कर दिया, मतलब अगर आपने डोरी छोड़ दिया, तो पत्थर जो है ना वो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में उड़ जाएगा। यहाँ पे छोड़ा तो इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ा तो ऐसे उड़ जाएगा, यहाँ पे छोड़ा तो ऐसे उड़ जाएगा, राइट। तो ये फिनोमिना देखने के बाद न्यूटन को ये विचार आया कि जो मून है, ये मून भी तो अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है। तो उसने सोचा कि मून भी मान लेते हैं कि एक पत्थर ही है, राइट, और ये सेंटर में अर्थ है। अगर मून को भी अर्थ के आजू बाजू घूमना है तो कुछ ना कुछ फोर्स अर्थ को लगाना पड़ेगा मून के ऊपर अंदर की तरफ। बिकॉज अगर ये फोर्स नहीं हुआ अंदर की तरफ तो फिर मून तो सर्कुलर ट्रैक को छोड़ के भाग जाएगा। बात तो न्यूटन की एकदम सही थी, राइट। तो न्यूटन ने ये सोचा कि टू कीप मून रोटेटिंग अराउंड अर्थ एंड प्लैनेट भी तो ऐसे ही घूमते हैं अराउंड द सन एंड प्लैनेट्स अराउंड सन, there must be some force attract the rotating object, right. There must be some force which attract the rotating object towards the center, right. Because without this force, object may fly, ऑब्जेक्ट में फ्लाई ऑफ, ऑब्जेक्ट तो उड़ जाएगा, सर्कल को ट्रैक छोड़ के निकल जाएगा अगर ये फोर्स नहीं हुआ तो, राइट। अब सिंपल सी बात है भाई, ये अगर मून है और बीच में अर्थ है तो अर्थ और मून के बीच में कोई दूरी तो है नहीं, राइट, कि अर्थ ऐसे दूरी से खींच रहा हो मून को। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स है एंड दैट फोर्स इज एक्टिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ द मीडियम,
है ना, कोई भी डोरी वोरी के बिना कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है भाई वो फोर्स? वो फोर्स जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फिर न्यूटन ने कहा कि न्यूटन एक्सप्लेन दैट द अर्थ attract the moon, the earth attract the moon by gravitational force, and in fact not only earth attract the moon, but it was found that each and every object in the universe attract each other. हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहता है बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज हाउ न्यूटन डेवलप द आइडिया ऑफ द ग्रेविटेशन। न्यूटन को ग्रेविटेशन का आइडिया है था बाय ऑल दिस थिंग्स, और उसने कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो बॉडी को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका न्यूटन का नाम यहाँ पे आ चुका है तो न्यूटन ने और भी काम किया था, वो भी पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Very important theory, though very simple. Let's see. Newton's universal law of gravitation. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन ने ऐसा तो कह दिया कि भाई किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो अब डेफिनेटली साइंटिस्ट पूछेंगे कितना होगा। ओके, इफ देर इज अ फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, कितना होगा वो फोर्स? तो न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेट्स कंसिडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज ऑफ मास कैपिटल M, अदर ऑब्जेक्ट इज मास स्मॉल m, and the distance between their center is, let's say it is d. Okay, and we know that every object attract each other, so these objects are attracting each other. This is the attraction force. So Newton ने कहा कि the attraction force acting between two object, right, this attraction force F acting between two object is directly proportional to the product of the mass of object, that you can see, एक का mass capital M है, एक का mass small m है. So that gravitation force is directly proportional to the product of the mass, and this gravitation force is inversely proportional to the square of distance between them. It is inversely proportional to what? Square of distance between them. तो अब मैं यहाँ पे statement लिखूंगा। तो न्यूटन ने कहा कि the gravitational force act between any two object in universe is directly proportional. If you remember this, you can write the statement very easily, that force is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये हो गया आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है भाई ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसलिए कि इस ब्रह्मांड के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो फोर्स है ना वो लगता ही लगता है। ऐसा हम पृथ्वी पर रहने वाले छोटे से मनुष्य कहते हैं। ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, बट इस पृथ्वी के छोटे से मनुष्य ये स्टेटमेंट दे सकते हैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, अब सही गलत तो भगवान ही जाने, बिकॉज यूनिवर्स इज सो ह्यूज, राइट, देयर आर सो मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। सो आई पर्सनली कंसिडर दैट कि यहाँ पे बैठ के वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सो वट एवर इट इज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई कंबाइन बोथ दिस, if I combine both this, I can write F is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance. I have combined both of this. Now if I want to remove this proportionality sign, so that proportionality sign is removed by the symbol capital G. Capital G is called as universal constant of gravitation. What is that? Universal constant of gravitation. Let's see that.
सो आई कैन राइट इट एज एफ इज इक्वल टू, मैंने इसको निकाल के इक्वल लगा दिया एंड आई विल पुट अ कॉन्स्टेंट कैपिटल जी m by d square. This is the formula that you need to remember. Okay, and this capital G is called as universal constant of gravitation. What is it called? Universal constant of gravitation. Who found this? So this capital G was found by the scientist called as Cavendish. किसने फाइंड किया था भाई? ये फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने, राइट? लिखेंगे उसके बारे में, दिस वैल्यू ऑफ जी इज फाउंड बाय कैवेंडिश, राइट? याद रखिएगा नाम। ओके, चलिए कितना होता है कैपिटल जी का वैल्यू? तो कैपिटल जी का वैल्यू है बच्चों 6.67 इंटू 10 पावर -11। कितना वैल्यू है इस कैपिटल जी का? आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे आपको ये वैल्यू याद रखना है। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ओके, चलिए बच्चों यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट फाइंड करें? चलिए आप खुद से बनाएंगे। यूनिट कैसे बनाते हैं यूनिट में बता दूँ आपको, आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। अगर आप फॉर्मूला देखो अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि फोर्स है, यहाँ पे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जी का यूनिट हमें फाइंड करना है। दोनों मास है, मास हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम। नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में और उसका करना है स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी कितना हो जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, केजी इंटू केजी किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट एंड द वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ रहो या मार्स पे चले जाओ या जुपिटर पे चले जाओ या सन पे चले जाओ, दिस कैपिटल जी वैल्यू विल नेवर चेंज। इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. So this is about the universal law of gravitation, right? Now after this we will solve 2-3 numerical based on this universal law of gravitation, right? चलिए, but before that you just copy all these things quickly. Okay, चलिए तो एक numerical solve करेंगे. Example number 10.1. Let's see what is the given question. In the given question, the mass of the earth is given, which is 6 into 10 power 24 kg, and that of the moon is given 7.4 into 10 power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is given, calculate the force exerted by the earth on the moon. ठीक है, चलिए तो डेटा लिखते हैं बच्चों. पहला आपको दिया है मास ऑफ अर्थ. ओके, लेट्स कॉल द मास ऑफ अर्थ एज कैपिटल M, विच इज 6 into 10 power 24 kg. चलिए, सेकंड इज द मास ऑफ मून. मास ऑफ मून, ओके, लेट्स कॉल दिस मास ऑफ मून एज स्मॉल m, that is 7.4 into 10 power 22 kg, right? And the distance between both is given. distance को हम कहेंगे small d. distance small d is equal to 3.84 into 10 power 5 kilometer. That is the distance between them. Capital G is also given, universal constant 6.7 into 10 power -11 Newton meter square per kg square. You want to find what is the force exerted on earth. Force exerted by earth on moon, that is the gravitation force by earth on moon. Okay, so we will simply use the universal law of gravitation. Let's use it. So from the universal law of gravitation we can write the force is equal to G m1 m2 by distance square. We have all the values. Let's put it here. G is 6.7 into 10 power -11. m1, that is the mass of first object, we call it as capital M small m, that is 6 into 10 to the power 24. Mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22. Divide by distance is in kilometer, we have to convert this distance in meter. So you know that 1 kilometer is equal to 1000 meter, right? So this is going to become 3.84 into 10 power 5. Kilo is 1000, 1000 is 10 power 3. So instead of kilo we can put 10 power 3. So this is going to become 3.84 into 10 power 8 meter. This is the distance, right? 3.84 into 10 power 8 meter. Let's put it here. 3.84 into 10 power 8 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है. अब यहाँ पे बच्चे कैलकुलेट करने में गलती कर जाते हैं. देखिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन.
ओके, दिस इज 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, 10 पावर कितना है -11, 24 प्लस करेंगे, 22 प्लस करेंगे, राइट, बिकॉज पावर सीधा सीधा आपका प्लस हो जाएगा इफ द नंबर्स आर इन मल्टीपल, राइट, डिवाइड बाई 3.84 का स्क्वायर है, दैट इज 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 पावर 8 स्क्वायर, दैट इज 10 पावर 16. Okay, now you will multiply all these numbers and divide with 3.84, 3.84. Okay, by doing this by doing this let me tell you कितना आएगा आपका. तो by doing this you will get this as 20.2. आपके जो numbers है ना वो आएंगे बच्चों 20.2. 10 पावर कितना होगा, तो this is 24 plus 22, that is 46, 46 minus 11, that is 35. 10 पावर 35 है ये आपका, राइट. चलिए अब ये 16 पावर भी ऊपर आएगा, ये हो जाएगा आपका -16 पावर, राइट. तो इट इज़ 20.2 इंटू 10 पावर 19 न्यूटन. यू कैन राइट दिस एज 2.02 इंटू 10 पावर 20 ऑल्सो. तो दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मून एंड अर्थ. इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है बिटवीन द मून एंड अर्थ, राइट. समझ गए इतना आप न्यूमेरिकल, सिंपल था एकदम क्वेश्चन, ठीक है ना. चलिए नाउ what is the use or what is the application of this universal law? उसका importance क्या है? So we know that motion of the moon around the earth, that is because of gravity. Motion of the planets around the sun, that is also because of the gravity, right. Then existence of the atmosphere, that is also due to the gravitation force, because if there is no gravitation force all the gases will leave the earth. If there is no binding force तो सारे gases तो भाग जाएंगे, right. तो that is also necessary, okay. चलिए एंड वी कैन से द टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं ना ओशन में, हाई टाइड्स लो टाइड्स, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन बिटवीन द मून एंड अर्थ. मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन होता है ना उसकी वजह से लो टाइड हाई टाइड होती है दिन में 2 बार, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस मेंशन करूँ then I can write first force that bind us to the earth, force that bind us to the earth. Second, the motion of the moon around the earth. Then motion of the planet around the sun, motion of the planets around the sun, and the tides due to the moon and the sun, as I told you, okay. चलिए तो इतना फटाफट कॉपी कर लेंगे. इसके बाद मैं आपको इस यूनिवर्सल लॉ से जुड़े हुए थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट. चलिए पहले इसको आप कॉपी करेंगे सब लोग क्विकली, ओके. चलिए अभी आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज डबल, what will be the new gravitation force? या if the mass is doubled, what is the new gravitation force? चलिए तो बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, if distance between 2 objects is double, find the new gravitation force. Okay, let's see how we are going to do it. So we know that if there are 2 objects, capital M, small m, if they are at distance d, so we know that force acting between them is given by Newton's law of gravitation, G mm by distance square. अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस को डबल कर देना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया, पहले d था मैंने उसको डबल कर दिया, मतलब 2d कर दिया. मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, लेट्स राइट f डैश g. मास तो एज इट इज़ है, डिस्टेंस d की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2d, और हम डिस्टेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं एज पर द लॉ, है ना. तो ये हो जाएगा आपका g mm, 2 का स्क्वायर होगा 4d स्क्वायर. आया ऐसा. अब इसमें से देखो मैं इतने पार्ट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये जो है ना g mm बाई डी स्क्वायर, ये और कुछ नहीं है, ओरिजिनल फोर्स था जो पहले लग रहा था. g mm बाई डी स्क्वायर बस ओरिजिनल फोर्स. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज ओरिजिनल फोर्स बाई 4. तो आपका जो नया फोर्स होगा ना दैट इज गोइंग टू बिकम 1/4 टाइम्स. कितना हो जाएगा बच्चों, आपका नया जो फोर्स है वो पुराने फोर्स के कंपेयर में 1/4 टाइम्स हो जाएगा. चलिए अगर यहीं पे आपको ऐसा पूछा है, इफ द मासेस आर डबल्ड, क्वेश्चन 2,
इफ़ द मासेस आर डबल्ड, अब क्या होगा, अब नया फोर्स कितना होगा अगर आप मैंने मास डबल कर दिया तो लेट्स राइट एफ डैश इज इक्वल टू जी। अब मैंने मास डबल कर दिया है तो पहले जो m था उसकी जगह मैंने कर दिया डबल, दैट इज़ 2m, ये पहला मास, इनटू दूसरे मास को भी मैंने डबल कर दिया है तो यहाँ पे दूसरे मास की जगह लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल m। समझे ना, हम सिंपल लॉ यूज़ कर रहे हैं, फोर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब मासेस डबल है तो 2m लेना पड़ेगा। डिस्टेंस को अभी हमने नहीं छेड़ा है, डिस्टेंस को कुछ बोला नहीं है। ओके, 2 इंटू 2 4, बाकी बचा आपका जी mm बाई डी स्क्वायर, और ये और कुछ नहीं था, ओरिजिनल फोर्स था जो पहले लग रहा था। तो अब जो फोर्स है ना वो 4 गुना हो जाएगा। नाउ द फोर्स इज गोइंग टू बिकम 4 टाइम। समझे आप क्या करना है वो? ओके चलिए, अगर आपको ऐसा पूछा है क्वेश्चन 3, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम, डिस्टेंस नहीं फोर्स लिखते चलिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम 36 टाइम्स, हाउ डिस्टेंस इज वेरीड। डिस्टेंस क्या किया होगा ताकि फोर्स 36 गुना हो गया। डिस्टेंस को क्या किया होगा ताकि फोर्स जो है ना वो 36 टाइम्स फोर्स हो गया। क्या करेंगे, चले देखते हैं क्या करेंगे। तो वी कैन राइट हियर एफ डैश इज इक्वल टू, अभी आपका जो नया फोर्स है ना वो कितना हो गया, पुराने फोर्स जिसको हम एफ लिखेंगे उससे 36 टाइम हो गया। समझे आप क्या क्या मैंने, द न्यू फोर्स इज इक्वल टू 36 टाइम द ओल्ड फोर्स। सो लेट्स राइट, अभी यहाँ पे मास तो चेंज किया नहीं है, वी हैव ओनली आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो आई विल राइट द ओल्ड न्यू फोर्स इज इक्वल टू जी, masses are not changed but distance is changed, तो आई विल राइट दिस एज डिस्टेंस डैश स्क्वायर। डिस्टेंस बदला है तो मैं डिस्टेंस डैश का स्क्वायर करूँगा 36। चलिए यहाँ पे ओरिजिनल फोर्स जी mm बाई ओरिजिनल डिस्टेंस का स्क्वायर, जी mm करेंगे कट। ओके, नाउ लेट्स टेक अंडर रूट ऑन ऑल द साइड्स। अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये 1 बाई डी डैश, चलिए पहले लिख देते हैं 1 बाई डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई डी स्क्वायर। टेक अंडर रूट तो ये हो जाएगा 1 बाई डी डैश, 36 का अंडर रूट होगा 6 और डी स्क्वायर का अंडर रूट होगा डी। उल्टा कर दो इसको तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 6। मतलब जो फोर्स है ना वो आपने पहले के कंपेयर में 6 गुना कम कर दिया होगा। मतलब आपने दो ऑब्जेक्ट को 6 गुना पास में लाया होगा, तब जाके वो फोर्स जो है ना वो 36 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा फॉर्मूला से रख के ही सॉल्व करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इसको सॉल्व कर पाओ। राइट, तो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ग्रेविटेशन, जहाँ पे हमने सीखा ग्रेविटेशन का जन्म कहाँ से हुआ। राइट, फिर हमने सीखा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल किए। ठीक है, चलिए इतना ही आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। देखो ये मार्कर अभी यहाँ पे पकड़ा है, इट हैज़ नो वेलोसिटी। इफ आई लीव इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ ओनली। क्यों? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट, and as it move down the velocity will keep on increasing. That means there is some acceleration because velocity is increasing. What does it mean? There is acceleration. So we will discuss about that acceleration, कि कितना acceleration होगा, who will provide this acceleration, right? चलिए बट अभी के लिए आप इसको पहले कॉपी कर लेंगे क्विकली।